बच्चों, हम जयशंकर प्रसाद रचित धुरव स्वामिनी का प्रथम अंक पढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि पूरा नाटक पढ़ने की बजाय केवल हम नाटक का सार भी तो कर सकते हैं, जैसा कि गाइड्स में दिया गया है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके प्रश्न पत्र में नाटक में से गद्यांश की व्याख्या करनी आएगी। अगर आप मूल नाटक पढ़ोगे तो गद्यांश कहीं से भी आए, आप आसानी से उसकी व्याख्या कर पाओगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आसानी से कर पाओगे। तो चलिए हम अपने नाटक की तरफ बढ़ते हैं। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। तो यहाँ पर जो शिखर स्वामी है वो कौन है? राजा रामगुप्त का अमात्य है, प्रधानमंत्री है, जो कि राजा रामगुप्त से कुछ जरूरी बातें, आवश्यक बातें करने आया है। रामगुप्त कहता है चिंता से उंगली हिलाते हुए, जैसे अपने आप बातें कर रहा हो, ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? तो रामगुप्त कहता है कि अब ध्रुव स्वामिनी के कारण मुझे अपने इस साम्राज्य, मुझे अपने इस राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, इसको भी मुझे गंवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। फिर ऐसा कह के रामगुप्त कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। फिर अचानक ही वो कहता है कि मेरे राजदंड यानी कि मेरे इस राजगद्दी को ग्रहण कर लेने से, मेरे राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरे जो पुरोहित है, अमात्य है और सेनापति लोग हैं, वो मुझसे छिपकर मेरे पीठ पीछे मेरी तरफ कैसी भावनाएं रखती हैं? विद्रोह की भावना रखते हैं। ऐसा रामगुप्त किससे कह रहा है? शिखर स्वामी से, जो कि उसका अमात्य है। शिखर स्वामी से रामगुप्त कहता है ना, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। वो कहता है कि शिखर स्वामी से कि सिर्फ एक तुम ही मेरे विश्वास के पात्र हो, मैं केवल सिर्फ तुम पर विश्वास करता हूँ, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। कि शकों ने जो इस गिरिपथ को, इस पहाड़ी रास्ते को घेर लिया है, यही जो झगड़ा है, यही जो युद्ध है, यही अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल ना हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। वो स्वयं के विषय में ही कह रहा है कि उसकी भुजाओं में बल नहीं है, यानी कि वो शक्तिशाली या बलशाली नहीं है। शक वंश का जो महाराज है शकराज, वो उससे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन वो ऐसे कहता है कि अगर भुजाओं में बल नहीं है तो मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए, यानी कि कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए। शिखर स्वामी कहता है एक पत्र लेकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। आकस्मिक यानी कि अचानक। शिखर स्वामी इस पत्र में जो घटना का जिक्र है उसके विषय में कहता है कि यह घटना अचानक है, इसलिए कुछ सोचने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। रामगुप्त कुछ ठहर कर कहता है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। लेकिन रामगुप्त कहता है कि यह जो घटना है जो उस पत्र में लिखी हुई है, यह मेरे प्रतिकूल यानी कि मेरे विपरीत भी नहीं है, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। रामगुप्त कहता है कि इस घटना के विषय में मुझे पहले भी संभावना थी, मुझे लग रहा था कि ऐसी कोई घटना होने वाली है। शिखर स्वामी कहता है आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। शिखर स्वामी कहता है कि अगर महाराज आपको पहले से ही इस घटना के बारे में पता था तो शायद आपने कुछ सोच भी लिया होगा। मेघ शंकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। इस पर शिखर स्वामी कहता है कि जिसका आकाश बादलों से भरा हुआ हो तो उसकी बुद्धि को भी बिजली के समान अवश्य चमकना चाहिए। रामगुप्त शशंक यानी कि रामगुप्त शंका सहित कहता है, कह दूं
यानी कि उसको ऐसे कहने में संदेह महसूस होता है। सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? जब शिखर स्वामी रामगुप्त से कहता है कि अगर आपको इस घटना के विषय में पहले से ही अंदेशा था तो आपने कुछ उपाय भी सोचा होगा, तो रामगुप्त इस पर कहता है कि हाँ, मैंने इसका उपाय सोचा है, लेकिन क्या तुम उस उपाय का समर्थन करोगे? क्या उस उपाय में तुम मेरा साथ दोगे? तो इस पर शिखर स्वामी कहता है, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूँगा, कि अगर आपका यह उपाय नीति से युक्त हुआ, नीति के अंतर्गत हुआ, तो मैं अवश्य आपके इस उपाय का समर्थन करूँगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। तो शिखर स्वामी कहता है कि जो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त थे, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल, उनकी आज्ञा के विपरीत, वो तो क्या चाहते थे? वो कुमार चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनका भी विरोध करके मैंने आपका समर्थन किया, मैंने आपका साथ दिया नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को, क्योंकि मेरा ये मानना था कि नीति सिद्धांत के अनुसार जो बड़ा राजपुत्र राजा का बेटा होता है उसी को राजगद्दी पर बैठना चाहिए, और आप ही इस राज्य के बड़े पुत्र थे, समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र थे, इसलिए मैंने आपका साथ दिया। रामगुप्त बात काटकर, तो रामगुप्त ने शिखर स्वामी की बात बीच में काटते हुए कहा, वह तो मैं जानता हूँ, यह सब तो मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे मेरा उस समय साथ दिया था, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन इस समय वो बातें नहीं दोहरानी चाहिए, बल्कि जो समस्या अब सामने आई है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। रामगुप्त उसको कहता है कि मेरी जो विजय की यात्रा है वो मुझे लग रही है कि सफल होने वाली है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा साहस चाहिए। इस पर शिखर स्वामी कहता है, वह क्या? कि यानी कि कैसा साहस चाहिए? रामगुप्त कहता है कि शक दूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए, यानी कि शकराज का जो दूत है वो संधि के लिए जो भी चाहता है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में हम इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति है उस सब को हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। रामगुप्त कहता है कि अगर हम शकराज की संधि को मान लेते हैं तो इस मुसीबत के बहाने कि हम पर चारों तरफ हमें शकराज ने घेर रखा है, इस मुसीबत के बहाने हमारे शिविर में जो हमारे विरुद्ध जो प्रकृति है, हमारे विरुद्ध जो लोग हैं, हम उनको आसानी से हटा पाएंगे अगर हम इस संधि को मान लेते हैं। इस पर शिखर स्वामी कहता है, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। तो शिखर स्वामी कहता है कि अगर हम इस संधि को मानते हैं तो यह भविष्य के लिए तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन इस समय इस संधि को मानने के लिए हमें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर कहता है, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? इस पर रामगुप्त क्या कहता है शिखर स्वामी से कि अगर हमें बाधाओं का सामना करना पड़ेगा तो इस सब में तुम्हारी बुद्धि कब काम आएगी, यानी कि तुम्हारी बुद्धि ही अब काम आएगी। और क्या तुम्हें चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता चला कि उसके मन में क्या चल रहा है? शिखर स्वामी कहता है, कोई नई बात तो नहीं है, मतलब चंद्रगुप्त के मनोभाव में कुछ नई बात नहीं प्रतीत होती। रामगुप्त कहता है, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। अंतःपुर यानी कि जहाँ पर महिलाओं का निवास होता है। तो यहाँ पर रामगुप्त ध्रुव स्वामी की ओर संकेत करता हुआ कहता है कि मेरे अंतःपुर में जो मेरे प्रति विद्रोह हो रहा है, मुझे पहले उसको ही खत्म करना होगा। निश्वास लेकर, यानी कि बड़ी सांस लेकर, लंबी सांसें लेकर वो ऐसा कहता है। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। रामगुप्त को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ध्रुव स्वामी है उसके हृदय में चंद्रगुप्त की जो इच्छा है, यानी कि वो चंद्रगुप्त को पाना चाहती है, ऐसी इच्छा उसके मन में धीरे धीरे जाग रही है।
इस पर शिखर स्वामी कहता है, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। शिखर स्वामी कहता है कि आपको अंतःपुर के विद्रोह के बारे में बाद में सोचना चाहिए, इस समय तो आपको केवल जो दूत आया है उससे भेंट करके अपनी राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे, क्योंकि मुझे यह बहुत अजीब लग रहा है कि शकराज तो वैसे भी हमसे ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बलवान है, फिर भी वो हमसे संधि करना चाहता है, उसने हमारे पास संधि का संदेश भेजा है। रामगुप्त कहता है, विचित्र हो चाहे सचित्र अमात्य। रामगुप्त इस पर क्या कहता है कि चाहे ये विचित्र हो या ना हो, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है, भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो तो चलो। तो रामगुप्त कहता है कि तुम्हारी राजनीति की जो बुद्धिमती है, बुद्धिमानी है, वो इसी में है कि तुम अंदर और बाहर सभी जो दुश्मन हैं उनको एक ही चाल में, एक ही उपाय में सबको हरा दो। तो दोनों वहां से चले जाते हैं, दोनों का प्रस्थान हो जाता है। फिर मंदाकिनी का शशंक भाव से प्रवेश होता है। मंदाकिनी कौन है? रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन है। वो शंका के भाव से प्रवेश करती है। मंदाकिनी चारों ओर देखकर कहती है, भयानक समस्या है। वो स्वयं से ही कहती है कि मुझे कुछ भयानक समस्या लग रही है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। वो मूर्ख किसको कह रही है? रामगुप्त और शिखर स्वामी के लिए कह रही है कि वो अपने स्वार्थ के लिए इस साम्राज्य के, इस राज्य का जो गौरव है उसका नाश करने का उन्होंने सोच लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। वो अपने मन में कहती है कि यह बात सच है कि जब किसी मनुष्य की वीरता भागती है तो उसके पैरों से जो राजनीतिक छल कपट है उसकी धूल उड़ती है। फिर वो कुछ सोचकर कहती है कि कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। तो इस कपटता का समाचार जो है वो कुमार चंद्रगुप्त को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। तो खड्गधारिणी ने जो महादेवी के हृदय को जानने की कोशिश की थी उससे महादेवी कौन है? धुरस्वामिनी। तो धुरस्वामिनी के हृदय का कुछ हद तक पता चला है कि वो थोड़ा बहुत स्नेह भाव कुमार के लिए, चंद्रगुप्त के लिए रखती है। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है। वो सोचती है कि कुमार चंद्रगुप्त में कितना त्याग का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, लेकिन और उसका बड़ा भाई रामगुप्त कितना कपटाचारी, रामगुप्त कितना कपट से भरा हुआ है। जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं। वो सोचती है कि इस बुराई से भरे हुए वातावरण से दूर जाकर मैं खुद को छिपा लूं। पर मंदा, फिर वो स्वयं से ही कहती है कि मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया? वो सोचने लगती है कि ईश्वर ने तुम्हें क्यों बनाया? नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। वो सोचती है कि ईश्वर ने शायद मुझे इसी कर्तव्य को निभाने के लिए बनाया है, इसीलिए मुझे अपना हृदय कठोर करके यहाँ पर रुकना ही होगा। न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा कि इस समय जो न्याय है उसका पक्ष कैसा है? कमजोर है, और मुझे उसी का साथ देना है। तो यहाँ पर वो गाती है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में गीतों का भी प्रयोग किया है, इसलिए ये गीत है। ये व्याख्या के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें। यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। फिर वो वहां से जाती है और धुरस्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश होता है कि धुरस्वामिनी उदास मन से धीरे धीरे प्रवेश करती है। पीछे एक परिचारिका यानी कि दासी पान का डिब्बा और दूसरी चमर लिए आती है। चमर यहाँ पर क्या है? जो हवा देने के लिए पंखे की तरह एक वस्तु है, उसको चमर कहते हैं।
धुरास्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चमर धारिणी जो चमर है वो हिलाने लगती है, चलाने लगती है। यानी कि जिसने चमर धारण कर रखा है, जिसने वो पंखे जैसी वस्तु धारण कर रखी है, वो चमर हिला के धुरास्वामिनी को हवा देती है और धुरास्वामिनी वहाँ पर कुछ बैठकर सोच रही है। धुरास्वामिनी दूसरी परिचारिका, दूसरी दासी से कहती है, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। तो किसी दासी ने कहा होगा कि शिखर स्वामी धुरास्वामिनी से मिलना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। तो इस पर धुरास्वामिनी कहती है कि शिखर स्वामी से कह दो कि मैं उनकी बात कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका कहती है, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊं कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेगी। तो परिचारिका कहती है कि क्या मैं अमात्य शिखर स्वामी से यह कह दूं कि आप उनसे कल बात करेगी? धुरास्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। फिर धुरास्वामिनी सोचती है कि वो गुप्त साम्राज्य के प्रधानमंत्री है, इसलिए मुझे आज ही उनसे मिलना पड़ेगा। हाँ यह तो बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। फिर वो कुछ परिचारिका से, दासी से कहती है कि तुम्हारे राज परिवार में क्या नियम है? क्या पहले मंत्री की बातें सुननी पड़ती है, फिर राजा से भेंट होती है? यानी कि शिखर स्वामी उनसे पहले भेंट कर रहे हैं और जो रामगुप्त है उन्होंने धुरास्वामिनी से अभी तक कोई भेंट नहीं की है। परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर कहती है, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना, कि मैंने ऐसा नियम तो नहीं सुना है। यह युद्ध शिविर है ना, परम भटारक को अवसर न मिला होगा। यानी कि जो रामगुप्त है वो धुरास्वामिनी से भेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस पर तर्क देती हुई जो दासी है वो कहती है कि हम युद्ध के शिविर में हैं, इसलिए शायद परम भटारक कौन, राजा रामगुप्त को मौका नहीं मिला होगा। महादेवी आपको संदेह न करना चाहिए कि हे महादेवी, आपको राजा रामगुप्त पर संदेह, शक नहीं करना चाहिए। धुरास्वामिनी, मैं महादेवी ही हूँ ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। इस पर धुरास्वामिनी कहती है कि अगर मैं महादेवी हूँ, ये बात सच है, तो क्या तुम मेरी आज्ञा मानकर कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? इस पर परिचारिका कहती है कि क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। लेकिन दासी क्या कहती है, मना कर देती है और वो कहती है कि इसके लिए मुझे पहले अमात्य शिखर स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। धुरास्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है। इस पर धुरास्वामिनी उसको गुस्से में देखती है और वह पान का डिब्बा रखकर, जो दासी है वो पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बोने का, कुबड़े और एक हिजड़े का प्रवेश होता है। यहाँ पर ये कुबड़ा, बोना, हिजड़ा के जो संवाद दिखाए गए हैं वो व्याख्या के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ये सिर्फ नाटक को रोचक बनाने के लिए ये संवाद यहाँ पर दिए गए हैं। कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध। बोना कहता है, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र, मतलब युद्ध हो रहा है या अभी कहीं होने वाला है। हिजड़ा कहता है, बहनों यहीं युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। फिर हिजड़ा कहता है कि तुम यहीं पर युद्ध करके दिखाओ ताकि हमारी महादेवी जो धुरास्वामिनी है वो भी युद्ध को देख ले। बोना कुबड़े से कहता है, सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे। हिमाचल मतलब उसके कुबड़ जो उसके पीठ के पीछे है उसको वो हिमाचल कह रहा है। मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बोना एक मोर्चा लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है, यानी कि कुछ कपड़ा लेता है और उसको तलवार की तरह घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ नलकुबर की वध, दिग्विजय वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? हिजड़ा अपने आप को स्त्री बताता है, महिला बताता है और कहता है कि क्या तुम एक महिला से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर यानी कि मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए हैं। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। बोना मोर्छल से पट्टा घुमाता हुआ
नहीं, युद्ध तो आज ही होगा, और तुम स्त्री नहीं हो। वो हिजड़े से कहता है कि तुम महिला नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से भी अधिक चल रही है, अधिक तेज चलती है। कुब्बड़ तुम्हारे नीचे है, मतलब क्योंकि वो जो हिजड़ा है वो कुब्बड़ के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए वो बोना कहता है कि कुब्बड़ तुम्हारे नीचे है। तब मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नल कुब्बड़ हो और न कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा, यानी कि तुमने वस्त्र तो कैसे पहन रखे हैं, स्त्रियों जैसे, महिलाओं जैसे, लेकिन तुम महिला नहीं हो, तुम पुरुष हो, इसलिए मुझसे युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए कहता है, अरे मैं स्त्री हूँ, मैं महिला हूँ, बहनों कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई मैं क्या जानूँ, यानी कि मैं लड़ाई के विषय में नहीं जानता। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश होता है। शिखर स्वामी कहता है, महादेवी की जय हो। वो ध्रुव स्वामी के बारे में कहता है कि आपकी जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश होता है। मतलब एक युवती दासी होता है जिसकी कंधे का सहारा लेकर जो रामगुप्त होता है वो शराब के नशे में प्रवेश करता है। मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता है। ध्रुव स्वामी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है, कुछ बोलने के लिए संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से, मतलब कंठ भरा हुआ हो, उससे कहता है, महादेवी की जय हो, ध्रुव स्वामी की जय हो। ध्रुव स्वामी कहती है, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। उदासीन शिष्टाचार यानी कि ध्रुव स्वामी रामगुप्त के आने पर उसमें खुशी नहीं आती, उसके चेहरे पर खुशी नहीं झलकती, इसलिए उसे शिखर स्वामी को कुछ आश्चर्य होता है। कुबड़ा कहता है, दोहाई राजाधिराज की। कुबड़ा जो राजाधिराज कौन, राजा रामगुप्त की दुहाई देता है। हिमाचल का कुब्बड़ दुखने लगा, मतलब जो कुब्बड़ था जिस पर वो बैठा था, हिजड़ा बैठा था, तो उसका कुब्बड़ क्या था, दुखने लगा था। न तो यह नल कुब्बड़ की बहू मेरे कुब्बड़ से उठती है और न तो यह बोना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए कहता है, वाह रे वामन वीर। यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? वामन वीर, वामन वीर किसको कह रहा है? बोने को कह रहा है रामगुप्त। बोना अकड़ कर कहता है, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर वामन जो विष्णु के अवतार हुए हैं उनका जिक्र किया गया है कि उन्होंने 3 पगों में आकाश, धरती और पाताल को नाप लिया था। तो मैं 3 लात में इसका कुब्बड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा कहता है, लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। हिजड़ा कहता है, देखो जी, मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूँ। बोना कहता है, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है, यह महिला बन गया है। हिजड़ा कहता है, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बोना कहता है, तुम नल कुबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा, मैं तुम्हारा अपहरण कर लूँगा। और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध न होगा, कि यह धर्म के विरुद्ध भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम पर विजय पाई है। रामगुप्त छुटाकर हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी क्रोध से अकड़कर कहती है, निकालो, अभी निकालो। यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती, यानी कि ऐसी लज्जा के अभाव वाला, ऐसा लज्जा भरा, जो निर्लज भरा जो नाटक है, ऐसा नाटक मैं नहीं देखना चाहती। इन सबको निकालो। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। वो ऐसा कहते हुए शिखर स्वामी को क्रोध सहित देखती है और शिखर के संकेत करने पर वो सभी भाग जाते हैं। रामगुप्त कहता है, अरे ओ दिग्विजयी। बोने को कहता है कि अरे ओ दिग्विजय, सुन तो। उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी क्षोभ, शोभ मतलब घृणा, ये क्रोध और घृणा से मुंह फिरा लेती है। किससे मुंह फिरा लेती है? रामगुप्त से। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है, यानी कि दासी होती है वो मदिरा का कुछ बर्तन ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। कौन? रामगुप्त। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है। रामगुप्त क्या कह रहा है कि आज ही तो महादेवी से मिलने मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह आश्चर्यचकित घटना है ना? पात्र लेकर पीता है।
शिखर स्वामी कहता है कि देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ, मैं एक ज़रूरी काम से यहाँ पर आया हूँ। रामगुप्त कहता है, ओ मैं तो भूल ही गया था, वह बर्बर शकराज क्या चाहता है, यानी कि वह जो क्रूर राजा शकराज है वो हमसे क्या चाहता है। मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो, वह सिर्फ यही तो चाहता है कि मैं उस पर आक्रमण न करूं, मैं उससे युद्ध ना करूं। जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो इस बात को छोड़ो, रहने दो, क्योंकि युद्ध करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, इसलिए मैं भी युद्ध करना नहीं चाहता। शिखर स्वामी कहता है कि वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त कहता है, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से कहता है, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है कि हे देव, वो बहुत ही कुछ अनैतिक याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, यानी कि जो शिष्टता के अनुकूल नहीं है, वो ऐसा कुछ मांग रहा है। रामगुप्त कहता है, क्या कुछ कहो भी कि वो ऐसा क्या मांग रहा है। शिखर स्वामी कहता है, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। कि शिखर स्वामी कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि दूत को, किसी भी राजा का जो दूत आता है उसका वध नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि शकराज से महादेवी धुरस्वामिनी का, ऐसा कह के धुरस्वामिनी का नाम लेके वो रुक जाता है, फिर रुक कर धुरस्वामिनी की ओर देखने लगता है, तो धुरस्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। यहाँ पर शिखर स्वामी धुरस्वामिनी के विषय में कुछ बोल रहा था, तो इसलिए वो उनके विषय में कुछ बोलने से पहले धुरस्वामिनी से बोलने की आज्ञा लेता है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। यहाँ पर वो शिखर स्वामी क्या बताना चाहता है कि शकराज और धुरस्वामिनी का जो विवाह संबंध था वो तय हो चुका था, और बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी जो धुरस्वामिनी है, उनके पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह, यहाँ पर शिखर स्वामी क्या कह रहा है कि शकराज और धुरस्वामिनी का विवाह संबंध तय हो चुका था, लेकिन इस बीच में ही जो आपके पिताश्री महाराज समुद्रगुप्त हैं, वो अपनी विजय यात्रा में वहाँ पर पहुँचे, तो धुरस्वामिनी के पिताजी ने इस विजय यात्रा के उपहार में धुरस्वामिनी को गुप्त वंश में भेज दिया, इसलिए अब वो महादेवी को पाना चाहता है। रामगुप्त कहता है कि क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी कहता है, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। शिखर स्वामी कहता है कि हाँ, शकराज धुरस्वामिनी को मांग रहा है और अपने सामंतों के लिए गुप्त जो सामंत है उनकी महिलाओं को, उनकी स्त्रियों को भी मांग रहा है। संधि में वो क्या मांग रहा है? वो धुरस्वामिनी को मांग रहा है, और जो गुप्त साम्राज्य के सामंत है उनकी स्त्रियों को भी मांग रहा है। रामगुप्त सांस लेकर कहता है, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। अब रामगुप्त एक ऐसा राजा है जिसमें कोई लाज शर्म नहीं है और वो कायर है, इसलिए वो ऐसी ही बातें सोचता है और वो इस विचार को ठीक भी मानता है। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले शकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? फिर वो शिखर स्वामी से पूछता है कि क्या यह बात बिल्कुल सच है, इसमें सच्चाई है कि महादेवी के पिता ने शकराज से उनका विवाह संबंध तय कर लिया था? शिखर स्वामी कहता है, यह तो मुझे नहीं मालूम। धुरस्वामिनी रोष से फूलती हुई टहलने लगती है। धुरस्वामिनी शिखर स्वामी और रामगुप्त की बातें सुनकर गुस्से में टहलने लगती है, इधर उधर घूमने लगती है। रामगुप्त कहता है, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? इस पर रामगुप्त धुरस्वामिनी से कहते हैं कि अमात्य शिखर स्वामी आपसे क्या पूछ रहे हैं? धुरस्वामिनी कहती है, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज। धुरस्वामिनी कहती है कि आपने मुझसे पहली बार बातचीत की, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है? लेकिन धुरस्वामिनी कहती है कि मैं भी इस बात को जानना चाहती हूँ कि ये गुप्त साम्राज्य जो इतना फैला हुआ है, क्या यह स्त्रियों के, महिलाओं के लेन देन से ही बढ़ा है?
रामगुप्त झेंप कर हंसता हुआ कहता है, बताइए अमात्य जी, बताइए इनको कि ये गुप्त साम्राज्य कैसे बढ़ा है। शिखर स्वामी कहता है कि मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संदेश है कि मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। जो शत्रु पक्ष है, जो शकराज है, उनके तरफ से यही संधि का संदेश है। यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। अगर आपको यह संदेश स्वीकार नहीं है तो युद्ध करिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, हमारा शिविर है वो दोनों तरफ से घिर गया है। उसकी बातें मानिए या मर कर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शिखर स्वामी कहता है कि या तो आप उनका संदेश मान लीजिए या फिर, क्योंकि शिविर दोनों तरफ से घिर गया है तो आपका युद्ध में मरना तय है, इसलिए मर कर भी अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा कीजिए, इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। रामगुप्त चौंक कर कहता है, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। धुरस्वामिनी तीव्र स्वर से, तीखे स्वर में कहती है, और आप लोग कुबड़ों, बोनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। धुरस्वामिनी तीखे स्वर में कहती है कि आप तो संदेश मानकर, शत्रु पक्ष का संदेश मानकर मुझे उनके पास भेज देंगे, और आप क्या यहाँ बैठकर इन कुबड़ों, इन बोनों, इन नपुंसकों का, जो कि अधूरे हैं, मनुष्यता की अधूरी मानसिकता का प्रतीक है, ऐसे निर्लज नाटक उनके देखेंगे, उनके नृत्य देखेंगे? मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि विवाह के समय जो अग्निवेदी थी, जो फेरो की अग्निवेदी थी, उसके सामने मेरा सुख दुख में साथ देने की प्रतिज्ञा, वचन किसने लिया था, किसने की थी प्रतिज्ञा? रामगुप्त चारों ओर देखकर कहता है, किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? रामगुप्त धुरस्वामिनी की इस बात को गंभीरता से नहीं लेता और उसका हंसी उड़ाते हुए कहता है कि कोई बोलता क्यों नहीं है कि धुरस्वामिनी के साथ ये प्रतिज्ञा किसने ली थी। धुरस्वामिनी कहती है, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? तो इस बात पर धुरस्वामिनी कहती है कि क्या मैं राजा रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? क्या आपने मेरे साथ प्रतिज्ञा नहीं ली? रामगुप्त कहता है, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। रामगुप्त कहता है कि हाँ, अवश्य तुम मेरी महादेवी हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं ली। मैं तो उस दिन द्राक्षासव सर में डुबकी लगा रहा था, मैं तो उस दिन मदिरा के नशे में डूबा हुआ था। पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, पुरोहितों ने न जाने मुझसे क्या क्या कहलवा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर सिर हिलाकर कदापि नहीं, लेकिन मैं इन सब बातों का अपने सिर पर कोई बोझ नहीं लेना चाहता। धुरस्वामिनी कहती है निसहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति। फिर जब रामगुप्त ऐसा जवाब देता है तो धुरस्वामिनी असहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी से कहती है, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, यह तो राजा ने कहा, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। धुरस्वामिनी कहते हैं कि राजा ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मैं सुनना चाहती हूँ कि जो यहाँ गुप्त साम्राज्य के मंत्री महोदय हैं वो इस पर अपने क्या विचार रखते हैं। शिखर स्वामी कहता है, मैं कहूँगा देवी कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है, कि मैं मौका देखकर जो राज्य की रक्षा कर सकता है, मैं वही उपाय देना मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, कि राजनीति का जो सिद्धांत है उसमें राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सभी उपाय, चाहे वो उपाय कैसा हो, नैतिकता से भरा हो या अनैतिकता से भरा हो, सही हो या गलत हो, सभी उपायों को करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है, कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य जो प्रधानमंत्री है सबका त्याग किया जा सकता है, लेकिन राज्य का त्याग करना अंतिम उपाय होना चाहिए। रामगुप्त शिखर स्वामी के इस बात पर प्रसन्नता से कहता है, वाह,
क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। रामगुप्त शिखर स्वामी की बात से खुश होते हुए कहते हैं कि वाह, तुमने बहुत अच्छा कहा, इसीलिए तुम्हें सभी नीति शास्त्र का बृहस्पति यानी कि नीति शास्त्र का विद्वान समझते हैं। धुरा स्वामी कहती है, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धुरत होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। धुरा स्वामी कहती है कि अवश्य तुम बृहस्पति नीति शास्त्र के विद्वान होंगे, लेकिन क्या चालाक होने से क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता। तुम अवश्य चालाक हो, लेकिन तुमसे भी भूल हो सकती है। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की। वो शिखर स्वामी से कहती है कि तुमने आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को यानी कि रामगुप्त को पहचानने में कहीं भूल तो नहीं की, कहीं सिंहासन पर भ्रम से कहीं दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। वो कहती है कि कहीं तुमने इस राज्य की राजगद्दी पर किसी गलत इंसान को तो नहीं बिठा दिया है। रामगुप्त आश्चर्य से क्या धुरा स्वामी कहती है, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। धुरा स्वामी कहती है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो ये पुरुष समाज है, इन्होंने स्त्रियों को पशु संपत्ति मान लिया है, पशुओं के समान मान लिया है। जिस तरह पशुओं पर अत्याचार किया जाता है, वैसे ही ये जो पुरुष है स्त्रियों पर अत्याचार करते आए हैं। लेकिन वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा या नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते हो। तो धुरा स्वामी कहती है कि अगर तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, अपनी कुल की मर्यादा को नहीं बचा सकते हो, तो तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है मुझे बेचने का। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, मैं तुम लोगों के लिए इतना कर सकती हूँ कि तुम सबको इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं स्वयं ही यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर शिखर स्वामी मुंह बनाकर कहता है, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं है। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। यानी कि वो कहना चाहता है कि नियमों के अनुकूल जो संधि है, अगर वो पूरी तरह से पालन न की जाए, तब तक उस संधि का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि धुरा स्वामी को शकराज के पास जाना ही होगा, वो यहाँ से नहीं जा सकती। इस पर धुरा स्वामी कहती है, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। धुरा स्वामी कहती है कि इस राष्ट्र की रक्षा का जो यज्ञ तुम करना चाहते हो, मैं देखती हूँ कि क्या इसमें रानी की यानी कि मेरी बलि होगी या नहीं। शिखर स्वामी कहता है कि दूसरा कोई उपाय नहीं होगा, यानी कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि देनी ही होगी। धुरा स्वामी क्रोध से पैर पटक कर कहती है, उपाय नहीं तो ना हो, निर्लज अमात्य, लज्जा के अभाव वाले अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव भी मैं सुनना नहीं चाहती, मैं ऐसा प्रस्ताव नहीं मानूंगी। रामगुप्त चौंक कर कहता है, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव। दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। वह मदिरा देती है। मतलब रामगुप्त चौंक कर कहता है, रामगुप्त को यह जो प्रस्ताव है, यह जो संधि है, यह बहुत ही छोटी सी बात लगती है और वो इस पर धुरा स्वामी से कहता है कि इस छोटी सी बात के लिए तुम इतना बवाल खड़ा कर रही हो, ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। और वो दासी की ओर देखकर मदिरा मांगता है। तो आज की हमारी यही व्याख्या थी और आशा करती हूँ कि आप सब इसे अच्छे से समझ पाए होंगे।